आपने कहा था अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है। मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबाल गेम की कुर्बानी भी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठा कर रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। एक महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं और इसीलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच अपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बसीर पर बातें कर रहा है? मैंने अपने आप से पूछा। जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अगर तुम जिंदगी के बारे में सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग 2 चीजें करते हैं। कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और को जिंदगी धक्का देती है। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते हैं कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं।
अमीर अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आप बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसीलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की, आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैंने उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक यह कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरा बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। अब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादातर समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही न बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं। मैंने शरारत भरी मुस्कान में के साथ कहा। अच्छा, तो यह सोचते हो समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा, वो तो आप हैं ही।
खैर इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा जो नजरिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं तो मुझे ज्यादातर इज्जत नहीं देते हैं, तो मैं काम छोड़ चला जाऊंगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़ कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरे नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी। इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वो बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारी और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझसे यह नजरिया याद दिलाया, जिसमें मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ध्यान से सुनना जरा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। ये बात दिमाग में रहे। गरीब और मध्य वर्गीय लोग, मिडिल क्लास के लोग और पुअर लोग, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा खुद काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी शनिवार की उस खुशनुमा सुबह, मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं खूब सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे, दोनों के विचार अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हो। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते तो तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते, तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्से उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती, उन्हें दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वे कम तनख्वाह पर काम करते हैं के लिए राजी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें अगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, मैंने पूछा। मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी।
अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का एक हिस्सा था बेटा। बिल्कुल सही, अम्मी डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, देखो तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसीलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। पैसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे पैसा के लिए काम करने में भरोसा करते हैं और आप नहीं करते। मैंने पूछा, नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो तुम स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। अमीर डैडी बोले, नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खासकर जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अब इतना ही समझ लो कि डर के ही कारण ज्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसकी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है? ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नजर में मैं पैसा से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैं 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अमीर डैडी ने पूछा। सीखने के लिए तैयार? बिल्कुल, मैं दांत निकाल कर कहा। मैंने कहा, मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। अमीर डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। आपने अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग की जिंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया और मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए, दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है कि जब मैं अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा, जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्यवर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है?
मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते हैं कि मैं सुनूं, न कि उनके फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूँ, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसीलिए क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है? मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, देखो, पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसों की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम्हें अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी से सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना है, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है। वो पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैंने चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से न निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे तो जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो। ज्यादातर लोग करते हैं। इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम
इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे। मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादातर आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो आपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में अपने आने की आवाज सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मैरी और माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों का चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क संगठन सॉफ्ट बाल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को नाम में एक साथ हिलाया। जिंदगी सबसे बड़े जाल से बचना, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आजादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मुंह में फंसे रहते हैं और हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर तुम इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर रहा था, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे
छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं ये कहना चाहता था कि मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नई बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्त की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कर सकते थे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन मैं $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। इसे आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे। इसके मजे चीटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चय होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादातर ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जागरूक जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वो आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर वे इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न? मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने और खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देना चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन, यह सब लोग ऐसा नहीं करते? मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान
वे दिल से काम कर लेते हैं, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं। माइक ने कहा, बिल्कुल ठीक। अमीर डैडी ने कहा, वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है और वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसीलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी नहीं सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। परंतु माइक और मैं उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपने नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुशी भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनाना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी? तो फिर कैसे सुलझेगी? बिल्कुल नहीं, अमीर बनने से समस्या नहीं समझेगी। मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वो मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोलने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर सीखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है।
तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। अमीर डैडी ने जवाब दिया है, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुको उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके।